नमस्कार, बीमा हो तो ऐसा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ट्रेंड की जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा तहलका मचा रहा है। जी हाँ, ठंडे पड़े शेयर बाजार के चलते सिर्फ ग्राहक ही नहीं बल्कि बीमा कंपनियां भी यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान से दूरी बना रही है। कंपनियां अब नॉन यूनिट प्रोडक्ट्स पर भरोसा कर रही हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या नए सरेंडर नियम और बीमा कंपनियों के घटते मार्जिन के चलते जो है ऐसा मुमकिन हो रहा है, या फिर कम रिटर्न और निवेशकों की घटती दिलचस्पी? क्या यूलिप जो है अब बीते जमाने की बात हो गई है? आज हम इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज किन किन मुद्दों पर चर्चा रहेगी। हम बात करेंगे इस शो में कि यूलिप जो है वो आखिरकार क्यों जो है उनका क्रेज कम होता जा रहा है। देखिए, ये एक बड़ी चीज़ है। अभी तक हमने ये देखा था कि यूलिप का क्रेज काफ़ी है, लेकिन हाल में देखा गया है कि यूलिप का क्रेज जो है वो घटता जा रहा है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि नए सरेंडर नियमों ने कैसे जो है वो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी है। निवेशकों की स्ट्रैटेजी जो है वो बदल रही है। कंपनियां भी कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी पर जो है अब एक बार पुनः विचार कर रही हैं। इसके अलावा बात करेंगे SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल में आखिरकार क्यों घटे हैं यूलिप्स। देखिए, ये दोनों बड़ी कंपनियां हैं और इनमें भी जो है वो यूलिप्स घट रहे हैं, तो आखिरकार इसकी क्या वजह हो सकती है, इस बारे में भी चर्चा रहेगी। साथ ही साथ बात करेंगे कि नॉन यूलिप प्रोडक्ट्स पर जो है क्यों फोकस बढ़ता जा रहा है। देखिए, कंपनियों का भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो भी निवेशक है उनका भी भरोसा जो होगा नॉन यूलिप प्रोडक्ट्स पर ही बढ़ेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, और अब जो ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं उनको क्या करना चाहिए, निवेशकों को क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं गाजियाबाद में रहने वाले अतुल सक्सेना की। देखिए, अतुल ने यूलिप पॉलिसी के लिए अपने एजेंट से सलाह ली। वे समझ नहीं पा रहे कि एजेंट उन्हें क्यों जो है वो ये कह रहे हैं कि नॉन यूलिप पॉलिसी खरीदा जाए। ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है, क्या वजह है? गाजियाबाद के रहने वाले अतुल सक्सेना फैक्ट्री में मैनेजर हैं। अतुल अपने लिए एक बीमा पॉलिसी खरीदने की सोच रहे हैं। उन्हें एक मित्र ने मार्केट लिंक्ड यूलिप्स पॉलिसी खरीदने की सलाह दी, लेकिन जब उन्होंने इस बारे में बीमा एजेंट से संपर्क किया तो उसने नॉन यूलिप पॉलिसी खरीदने पर जोर दिया। एजेंट ने उन्हें सुस्त बाजार में घटते रिटर्न की बात कहकर पारंपरिक बीमा पॉलिसी में निवेश की सलाह दी, जहां रिटर्न तय हो और रिस्क कम। एजेंट ने अतुल को बताया कि बीमा कंपनियां भी अब पारंपरिक और गारंटीड प्लान्स की ओर फोकस कर रही हैं। तो यूलिप जो है उनकी लोकप्रियता क्यों कम हो रही है, क्या हो रहा है आजकल बाजार में, इसी बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इंश्योरेंस एक्सपर्ट और एसोसिएट प्रोफेसर बिमटेक से जुड़ रहे हैं मनोज कुमार पांडे जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मनोज जी, जो आज हम अब देख रहे हैं ये कुछ एक अलग ही तस्वीर जो है वो सामने नजर आ रही है। ताज़ा आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि बीमा कंपनियां जो हैं वो अब यूलिप से दूरी बना रही हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इस चीज को नहीं मानता कि बीमा कंपनियां दूरी बना रही हैं। अगर आप पिछले 20 साल का हिस्ट्री देखें, क्योंकि इंडियन मार्केट में 2001-2 में पहली बार यूलिप पॉलिसी लाई गई थी, तो डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट मूवमेंट कंडीशन कई बार ऐसे मौके आए हैं जब जो कंपनियों का जो प्रोडक्ट मिक्स है यूलिप वर्सेस नॉन यूलिप, उसमें एडजस्टमेंट किया गया है कि यूलिप पॉलिसी बिल्कुल ही कैपिटल मार्केट से डायरेक्टली लिंक्ड होती है। तो जब मार्केट का बुलिश ट्रेंड होता है, जब शेयर प्राइसेस बढ़ने लगती है, सेंसेक्स बढ़ने लगता है, तो ऑटोमेटिक कस्टमर का रुझान इस प्रोडक्ट पे आता है। और जब मार्केट में थोड़ा ठहराव आता है, चाहे कारण जो भी हो, एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, उस वक्त यूलिप पॉलिसी के सेल में थोड़ी बहुत बिक्री कम हो जाती है। यही हो रहा है, मार्केट साइकिल से लिंक्ड है। चूंकि पिछले 10 सालों में हमारा जो कैपिटल मार्केट था उसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, और अभी पिछले 3-4 महीनों से बिल्कुल स्थिरता बनी हुई है। और जो ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो अभी ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं कि आने वाले समय में कैपिटल मार्केट काफी अच्छा रिटर्न देगा। ये कारण है जिसके कारण की शायद यूलिप के सेल में गिरावट आई है। जब कस्टमर नहीं लेगा तो बट नेचुरल है कि मार्केट कंपनियों के जो प्रोडक्ट मिक्स का जो कंपोजिशन होगा वो नॉन यूलिप में ज्यादा हो जाएगा।
लेकिन मैं ये नहीं मानता कि प्रोडक्ट में कोई खराबी है। मार्केट ड्रिवन प्रोडक्ट है तो मार्केट के अनुसार ही ये बिहेव भी करेगा। ठीक है, तो मनोज जी का कहना है चूंकि मार्केट ड्रिवन प्रोडक्ट है और मार्केट जो है फिलहाल अभी कांस्टेंट ही नज़र आ रही है, उतार चढ़ाव जो है वो रहा है। रिटर्न्स हालांकि 10 साल में तो अच्छे देखने को मिले हैं, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में जो है वो अलग ही तस्वीर नज़र आ रही है, तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन मनोज जी, एक समय था कि ऊंची लागत की वजह से ना यूलिप काफ़ी बदनाम था। अब क्या हुआ है, अब लागत जो है उसमें तो कटौती हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं यूलिप का क्रेज उसके बाद भी घट रहा है। ये देखिए, यूलिप का जैसा कि मैंने कहा हिस्ट्री बड़ा ही चौपी रहा है। आप अगर देखें तो 2002 से लेकर के 2013 तक जबकि इस प्रोडक्ट में काफी बदलाव लाए गए, कस्टमर फ्रेंडली बदलाव लाए गए, तब तक ये एक तरह से मतलब इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बहुत फायदे का सौदा हुआ करता था। रिटर्न के कारण प्रोडक्ट तो लोग लेते ही थे, लेकिन जब लोग सरेंडर करते थे तो अच्छा खासा मुनाफा कंपनियों को मिल जाता था, क्योंकि सरेंडर का जो फैक्टर था वो कंपनियों के लिए फेवरेबल था। लेकिन 2013 के बाद IRDAI ने बहुत ही स्ट्रिंजेंट मेजर लिया और उसके बाद इसके सरेंडर वैल्यू में कोई बदलाव ऐसा लाया नहीं गया है। ये कस्टमर का प्रेफरेंस है कि वो स्टॉक मार्केट में मूवमेंट को देखते हुए प्रोडक्ट खरीदता है। फिर दूसरी बात आती है कि चूंकि इस प्रोडक्ट में जो कमीशन रेट है वो कंपेयर टू नॉन ट्रेडिशनल, जिसको ट्रेडिशनल प्लान, जिसको नॉन यूलिप हम कह रहे हैं यहाँ, उसमें ज्यादा होता है। तो एजेंट की भी पहली प्रेफरेंस तो यही होती है कि वो ट्रेडिशनल प्लान, नॉन यूलिप प्लान को बेचे, क्योंकि सेम सम एश्योर्ड के लिए, सेम प्रीमियम के लिए उसका इनकम वहां ज्यादा होता है। तो ये मतलब ये एजेंट का भी ये प्रायोरिटी होता है कि वो नॉन यूलिप प्लान पहले बेचने की कोशिश करे, नहीं होता है, या कस्टमर अगर बहुत ही जागरूक कस्टमर होता है, वो अगर मानता है तभी वो यूलिप प्लान देते हैं। तो ये दो कारण है जिसके कारण की जो बोलते हैं ना, प्रेफरेंस जो इंश्योरेंस कंपनी और एजेंट का है वो थोड़ा नॉन यूलिप प्लान की तरफ ज्यादा होता है। ठीक है, तो एजेंट का प्रेफरेंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस पर निर्भर करती हैं चीज़ें कि यूलिप की डिमांड जो है वो कैसी जा रही है, क्योंकि एजेंट्स क्या आपको सजेशन देंगे ये भी देखने वाली बात होती है। लेकिन मनोज जी, जो नए सरेंडर नियमों का असर जो है वो कंपनियों पर, ग्राहकों पर आपको कितना पड़ता हुआ नज़र आ रहा है? और अगर मैं साथ में आंकड़ों की भी बात करूँ तो SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल के आंकड़े जो हैं आपको क्या लगता है, क्या संकेत दे रहे हैं? नहीं, दो चीजें हैं। एक तो मैं बता दूं कि यूलिप पॉलिसी के सरेंडर के मामले में कोई नया रेगुलेशन या चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, चेंज हुआ है वो हुआ है नॉन यूलिप में, जिसको कि हम ट्रेडिशनल या इंडोमेंट काइंड ऑफ प्लान बोलते हैं, जो कि पहले से बेहतर हुआ है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बेहतर होने के बावजूद भी वो यूलिप इतना अच्छा नहीं हुआ है। यानी अभी भी इंश्योरेंस, अगर कोई व्यक्ति सरेंडर करता है तो नॉन यूलिप प्लान में कंपनियों को ज्यादा मुनाफा, मतलब ज्यादा बचत होने की अभी भी संभावना है। दूसरी बात क्या होती है कि यूलिप प्लान जो होता है बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होता है और मार्केट लिंक्ड होता है, जबकि जो नॉन यूलिप प्लान्स होते हैं वो थोड़े मिक्स्ड प्रोडक्ट होते हैं, जिसको बंडल प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसमें कि बाइफर्केशन ऑफ रिस्क प्रीमियम और सेविंग एलिमेंट उतना क्लियर नहीं होता है। वहां जो बोनस का डिक्लेयर किया जाता है वो एक्चुरियल लोगों के एजम्पशन पे होता है, और वहां थोड़ा बहुत क्रॉस सब्सिडाइजेशन या एजम्पशन के बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनियों के हाथ में ये होता है कि वो कितना बोनस इस साल के लिए डिक्लेयर करें। तो वहां उनके हाथ में बहुत कुछ है, जबकि यूलिप प्लान में उनके हाथ में सेविंग वाले एलिमेंट में कुछ भी नहीं रहता। तो उस लिहाज से आप ये कह सकती हैं कि इंश्योरेंस कंपनी भी अपना कंट्रोल रखना चाहती है अपने बोनस डिक्लेरेशन पे या रिजर्व बढ़ाने पे, वहां वो कुछ कर सकती हैं। इसलिए शायद उनके लिए यूलिप उतना बेहतर नहीं है जितना कि उनके लिए ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं कंपनियों के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होते हैं। सरेंडर के टाइम पर जो है वो कंपनीज़ को ज़्यादा फ़ायदा होता है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है कि कंपनियों का प्रेफरेंस भी जो यही है कि वो नॉन यूलिप प्रोडक्ट्स की तरफ ही जाए। लेकिन जो हालिया निवेशक हैं उनको मनोज जी क्या करना चाहिए, जिन्होंने पहले से ही यूलिप में निवेश करके रखा हुआ है, वो लोग क्या करें? निवेशकों को यूलिप की जगह या फिर किसी और विकल्प की तरफ ध्यान देना चाहिए? नहीं, मैं एज ए इंश्योरेंस जो पिछले 30 साल से मैं काम कर रहा हूं, मैं किसी भी व्यक्ति को किसी भी पॉलिसी को सरेंडर करने की राय नहीं दे सकता। देखिए, यूलिप पॉलिसी में आपके NAV में एक ठहराव दिखाई दे रहा होगा शायद, लेकिन फैक्ट ये है कि यूलिप पॉलिसी लॉन्ग रन, देखिए इंश्योरेंस की जब आप पॉलिसी लेते हैं तो आप साल 2 साल के बारे में ना सोचें। आपका जो हॉरिजन होना चाहिए वो 15-20 साल होना चाहिए, और यही कह के इंश्योरेंस पॉलिसी बेची भी जाती है
यूलिप पॉलिसी में हमेशा जो रिटर्न है, जितने भी यूलिप पॉलिसी को मैं जानता हूं, लॉन्ग रन में 10-12% से कम किसी ने रिटर्न नहीं दिया है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बीच में कभी कभी निगेटिव रिटर्न भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। तो अगर आपने कोई अच्छी पॉलिसी ले रखी है तो ठीक है, साल डेढ़ साल आपको रिटर्न अच्छे नहीं मिल रहे हैं, मे भी निगेटिव भी मिल जाए, आपका एनएवी निगेटिव भी चला जाए, फिर भी आपको सरेंडर नहीं करना चाहिए, बने रहना चाहिए। बिल्कुल वापस मार्केट ठीक होगा और आपका रिटर्न आएगा। ठीक है, तो आपको टेम्पोररी सेटबैक के कारण यूलिप को सरेंडर करके एक नई हम नॉन ट्रेडिशनल नॉन यूलिप पॉलिसी ले ले, ये मेरा सजेशन किसी के लिए कतई नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपको जो है, अगर आपने यूलिप भी लिया हुआ है तो उसमें आप बने रहिए, आप जल्दबाजी में सरेंडर ना करें, देर सवेर ही सही, जैसा आप रिटर्न चाह रहे हैं आपको रिटर्न जो है वो बेहतर मिल जाएगा, लेकिन लंबे समय तक जो है वो निवेश करके आपको रखने की जरूरत पड़ेगी। अगर लिक्विडिटी की जरूरत है, पैसे चाहिए, तो यूलिप पॉलिसी में आप पार्शियल सरेंडर करके कुछ पैसा निकाल भी सकते हैं। जैसे कि नॉन यूलिप में लोन का प्रोविजन होता है, यहाँ पार्शियल सरेंडर का प्रोविजन होता है। तो कुछ पैसे की जरूरत है तो आप पॉलिसी तोड़िए मत, बंद मत कीजिए, उसमें से कुछ पैसे निकाल लीजिए। ठीक है, तो लिक्विडिटी की भी आपकी दिक्कत जो है वो दूर हो जाएगी, आप थोड़ा सा जो है पैसा जो है वो निकाल सकते हैं। खैर मनोज जी, इस बीच में हमारे पास हमारे कुछ दर्शकों के सवाल आ गए हैं, तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं और उसके बाद अपनी चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। हिसार से रेखा शर्मा का सवाल आया, ये कह रही हैं कि मैंने 2020 में यूलिप लिया था, अब रिटर्न बहुत कम है, तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे बंद कर देना चाहिए? नहीं, अभी मैंने कहा कि देखिए 20 से लेके 2025 तक कैपिटल मार्केट में लगभग रिटर्न 12% है। तो मैडम का पता नहीं, लॉस होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। हाँ, रेखा जी शायद अभी ये देख रही होंगी, शायद ये रोज अपना एनएवी देखती होंगी और पिछले मानिए 2-3 महीनों में इनका एनएवी बिल्कुल स्थिर हो गया, हो सकता है कि निगेटिव भी चला गया हो, नीचे भी चला गया हो। तो मैडम ये टेम्पोररी फेज है, आपकी पॉलिसी जरूर 15-20 साल की होगी, तो आप बिल्कुल बने रहे, बंद करने का कोई मतलब नहीं आता है। टेम्पोररी सेटबैक से घबराए नहीं, बने रहे। ठीक है रेखा जी, आपको ये जो भी उठापटक चल रही है बाजार में उससे घबराना नहीं है, आपको अपने जो लंबे समय का लक्ष्य है उस पर डटे रहना है, उस पर बने रहना है, तो आप उसी में ही लगे रहिएगा। उदयपुर से अगला सवाल आया है राजेश पटेल का, ये कह रहे हैं कि मुझे 2023 में एजेंट ने धोखे से यूलिप पॉलिसी बेच दी थी, अब इस पर सरेंडर करूं तो कितना पैसा कट सकता है? नहीं, धोखे से मुझे नहीं मालूम कि धोखे का क्या मतलब है यहाँ, लेकिन एक बात है कि जो यूलिप का जो सरेंडर का जो प्रोविजन है वो काफी कस्टमर फ्रेंडली है। एक तो मैं राजेश जी को राय दूंगा कि किसी अच्छे अपने जिस एजेंट पे भरोसा है उनसे अपने पॉलिसी के बारे में एक बार जरूर बात कर लें। ठीक है, लेकिन अगर आप सरेंडर भी करना चाहते हैं, एक तो बात है कि आपने 2023 में पॉलिसी ली है तो अभी 2025 चल रहा है, 5 साल के पहले आप सरेंडर कर दें, यानी अगर पॉलिसी बंद भी करते हैं तो आपके हाथ में कोई भी पैसा नहीं आने वाला है, 3 साल बाद ही जो आपका सरेंडर वैल्यू मिलेगा। तो पहली बात तो ये है, क्योंकि 5 साल का वहां वेटिंग पीरियड होता है। और दूसरी बात है कि मतलब जो यूलिप का जो सरेंडर का जो ऑप्शन बहुत ही सिंपल है, मैक्सिमम लॉस किसी भी बड़े से बड़े पॉलिसी में भी अगर होना है तो केवल 6,000 रुपए का होना है। तो मैं ये राय 6,000 वाली राय नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार आप अपने पॉलिसी को जरा देख लें। आपने 2023 में लिया है तो 2 साल अच्छा खासा स्टॉक मार्केट में मूवमेंट रहा है, आपका पैसा जरूर अप्रिशिएट किया होगा। एक उचित सलाह लेने के बाद ही इस तरह का हार्श डिसीजन लेने की आप कोशिश करें। ठीक है, तो आप जो है राजेश जी किसी और के साथ, किसी और एजेंट के साथ जो है एक बार ज़रूर अपना डिस्कशन करिएगा, उनसे जो है अपने पॉलिसी के बारे में बात करिएगा और उसके बाद ही किसी तरह का फैसला जो है आगे लीजिएगा। लेकिन मनोज जी बिल्कुल सिंपल सबको यही कह रहे हैं कि फ़िलहाल आप बीच में जो है वो सरेंडर मत कीजिए। कोई भी जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, लंबे समय के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं, लंबे समय तक जो है आपको बने रहना चाहिए। हाल फिलहाल में थोड़ी बहुत जो मार्केट में उठापटक देखने को मिल रही है उससे आपको नहीं घबराना चाहिए। अगला सवाल ले लेते हैं जमशेदपुर से स्वाति चौहान का, ये कह रही हैं कि मेरे पास यूलिप पॉलिसी है लेकिन लाइफ कवर कम है, तो क्या मैं टर्म प्लान लूं? हाँ, देखिए एक अच्छी बात ये होती है यूलिप पॉलिसी में कि जब आप बीमा लेती हैं या लेते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप अपना रिस्क कवर कितना रखना चाहते हैं। आप चाहें तो कम ले सकते हैं, आप चाहें तो ज्यादा ले सकते हैं। कम ज्यादा लेने का असर ये पड़ता है कि अगर आप ज्यादा सम एश्योर्ड कवर ले रहे हैं तो आपका जो मोर्टेलिटी चार्ज है, जो रिस्क प्रीमियम है, वो ज्यादा होगा। वो जब ज्यादा होगा तो आपका जो प्रीमियम में से जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा जाएगा वो थोड़ा कम होगा, तो थोड़ा आपका रिटर्न कम होगा।
यानी जितना ज्यादा आप सम एश्योर्ड लेंगे उतना आपका रिटर्न कम होगा, क्योंकि पैसा कम इन्वेस्ट होगा। अब अगर आपको लग रहा है कि आपने रिस्क कवरेज कम ले रखा है, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप एक सिंपल प्लेन वनीला सबसे सस्ता वाला जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है आप उसको एडिशनली ले लीजिए, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है अभी ये संभव नहीं होगा कि आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में शायद अपना सम एश्योर्ड बढ़ा लें। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि डिपेंड, बहुत सारी चीजें आजकल मार्केट में आ जाती हैं जो कस्टमर के, एक बार आप पता कर ले अपने एजेंट से, अपने इंश्योरेंस कंपनी से कि क्या मेरा सम एश्योर्ड यहाँ बढ़ सकता है, और अगर बढ़ सकता है तो अच्छा है कि वहीं बढ़ा ले, या आप पैरेलल एक टर्म इंश्योरेंस प्लान सिंपल वाला ले लें। इंश्योरेंस कवर ज्यादा होना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कवर जो है वो तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने एक बार एजेंट से चेक कर लेंगे और वो आपको बताते हैं कि सम इंश्योर्ड जो है वो बढ़ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जैसा कि मनोज जी ने आपको राय दी है, आप एक प्लेन वनीला प्रोडक्ट जो है वो ले लीजिए, वो टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा लाइफ कवर जो है वो मिल जाए। खैर मनोज जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस बीच में मेरे साथ जो है मेरे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं। अभिषेक हमें कुछ आंकड़े बताने जा रहे हैं। वो हमें बताएंगे कि बीमा कंपनियों के पोर्टफोलियो में यूलिप्स की हिस्सेदारी जो है वो किस तरह से घट रही है। थैंक यू पल्लवी। अगर एक तरह से देखा जाए तो APE यानी कि एनुअलाइज्ड प्रीमियम जो इक्विवेलेंट होता है उसमें एक तरह से जो यूलिप्स प्लान है उसकी हिस्सेदारी काफ़ी घटी है। APE को अगर हम लोग समझे तो किसी इंश्योरेंस कंपनी की जो बिजनेस सेल्स होती है उसमें APE यानी कि जैसे मैंने बताया कि एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट जो होता है वो एज अ मैट्रिक उसमें काम करता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो सिंगल प्रीमियम होता है और आपका जो एनुअल प्रीमियम होता है उसको इस्तेमाल करते हुए APE निकाला जाता है। तो ये APE की बात होगी जिसमें एक तरह से यूलिप्स प्लान जो है उसकी हिस्सेदारी जो है वो घटी है। अब कौन सी ऐसी कंपनी है जिसकी हिस्सेदारी यहाँ पर घटी है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे बड़े एक सरकारी बैंक SBI लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो Q1 2025 यानी कि अप्रैल मई जून में 57% इसकी हिस्सेदारी हो गई, बल्कि पिछले साल YOY बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो पहले ये 61% थी, यानी कि करीब करीब पूरा 4% का एक तरह से यहाँ पर फर्क है, यानी कि गिरावट आई है। ICICI प्रूडेंशियल की अगर बात करें तो सबसे बड़ा एक तरह से प्राइवेट बैंक में, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में ये एक बड़ा नाम है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जहां Q1 2024 में 51.4% की हिस्सेदारी थी, वहां पर अब ये घटकर 46.48% हो गई है। यानी कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि APE में इन कंपनियों की यूलिप्स प्लान है उनकी हिस्सेदारी जो है वो घटी है। अब जरा ये आपको ये बताते हैं कि यूलिप्स प्लान का हाल का वैसे प्रदर्शन कैसा रहा है, मतलब पिछले 3, 5 और 10 साल में इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्स लाइफ हाई ग्रोथ की अगर बात करें तो 3 साल में इसने करीब 28.5% का रिटर्न दिया है, वहीं 5 साल में 32.5% का, वहीं 10 साल में 18.5% से ज़्यादा का सालाना रिटर्न इससे दिया है। दूसरे नंबर पर आता है टाटा AIA टॉप 200। यहाँ पर देखेंगे तो फिर 24.8% का इसने रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में। 5 साल की अगर बात करें तो 30.5% का, उसके बाद 10 साल में 18.2% का इसने सालाना रिटर्न दिया है। बजाज एलायंस एक्सेलरेटर मिड कैप की अगर बात करें तो फिर करीब 20% का इसने 3 साल में एनुअलाइज रिटर्न दिया है। 5 साल में 22.14% का, 10 साल में 14.11% का इसने रिटर्न दिया है। HDFC स्टैंडर्ड अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप देखें तो यहाँ पर 20.41% का इसने एनुअलाइज रिटर्न दिया है पिछले 30 साल में, और ये बढ़ते बढ़ते एक तरह से देखा जाए तो 5 साल में 23.85% और 10 साल में 14.17% का इसने रिटर्न दिया है। कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ग्रोथ प्लस की अगर बात करें तो करीब 15% का 3 साल में एनुअलाइज रिटर्न, 5 साल में 15.9% का और 10 साल में 10.24% का इसने एनुअलाइज रिटर्न दिया है। तो ये है कुल मिला के इस पूरे यूलिप्स प्लान की पूरी जानकारी। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। आपने जो ये आंकड़े बताए हैं इनसे काफ़ी हद तक जो है सारी तस्वीर दर्शकों के सामने बिल्कुल साफ हो गई है। तो आंकड़ों पर और ज़्यादा चर्चा के लिए वापस मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहती हूँ, जो ये नॉन यूलिप प्लान्स होते हैं, क्या उसमें निवेशकों को ज़्यादा गारंटी मिलती है, जो उनका रुझान जो है वो नॉन यूलिप प्लान्स की तरफ होता है, या यूलिप में जो है वो ज़्यादा अच्छी उनको गारंटी मिल जाती है रिटर्न्स की? देखिए, गारंटी वाला जो वर्ड है वो तो नॉन यूलिप के एक कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिव पार्ट, उसमें होता है। उसमें गारंटी रहता है कि आपको इतना बोनस मिलेगा तो हर साल उतना ही बोनस मिलेगा। अदरवाइज गारंटी वर्ड ना तो किसी बोनस वाले प्लान में होता है और ना ही आपके यूलिप में होता है। अंतर ये है कि यूलिप प्लान चूंकि कैपिटल मार्केट से डायरेक्टली लिंक्ड होता है और कैपिटल मार्केट में जो उठापटक होता है उसका जो फ्लक्चुएशन है वो काफी ज्यादा होता है, इसलिए लोग डरते हैं। उसके विपरीत नॉन यूलिप प्लान में जो
जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मोस्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है। ऑलमोस्ट 85% की का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सरकारी प्रतिभूतियों में होता है और बॉन्ड मार्केट में होता है। तो वहां जो प्लस माइनस होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए रिलेटिवली लोगों को ये लगता है कि नॉन यूलिप प्लान ज्यादा गारंटी और सुलभ है। ये हकीकत है, फ्लक्चुएशन दोनों में होता है। लेकिन आप देखें, अगर जो अभिषेक जी ने जो डाटा दिखाया अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देखिए कि 10 साल के टेन्योर में यूलिप के कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स ने 18% 14% की रिटर्न दिए हैं। ये कतई संभव नहीं है आपके नॉन यूलिप प्लान में, क्योंकि वहां क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो रेट होता है उसी के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा। आज के डेट में कोई भी प्लान जो नॉन यूलिप है उसमें 6.5% से ज्यादा रिटर्न मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो बेंचमार्किंग जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसे हम जीसेक बोलते हैं लॉन्ग टर्म, उसका रेट लगभग 7.25 के आसपास है। तो जब इंश्योरेंस कंपनी 7.25 खुद के इन्वेस्टमेंट में रिटर्न पाएगी तो उससे कम ही कुछ देगी ना अपने कस्टमर को, क्योंकि उसी में से उनको अपना खर्चा भी निकालना है और आपको रिटर्न भी देना है। तो ये बात जायज है कि परसेप्शन वाइज नॉन यूलिप प्लान काफी स्टेबल होता है, लेकिन वहां रिटर्न आप ज्यादा उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। जबकि यूलिप प्लान में शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे जरूर उठा पटक हो सकता है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म होरिजन है तो आप देखिए जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इससे ज्यादा आप क्या उम्मीद करते हैं किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट के रिटर्न के बारे में। ठीक है, ये बात परसेप्शन का मतलब है। लॉन्ग टर्म अगर व्यू है तो एज एन इंडिविजुअल आई विल ऑलवेज प्रेफर ए यूलिप प्लान फॉर दोज हु आर ऑन द यंगर साइड ऑफ द एज। 35-40 तक एज है, आपके पास समय है थोड़े से स्टॉक्स को ऑब्जर्व करने का, यूलिप प्लान लीजिए। हाँ, अगर आप हायर साइड ऑफ एज में हैं जहां की प्रोटेक्शन ऑफ द मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तब शायद ट्रेडिशनल प्लान बेहतर होगा। ठीक है, तो अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो ट्रेडिशनल प्लान आपके लिए बेहतर है। 35-40 की उम्र है, मतलब यंगर साइड ऑफ द एज है, तो आपके लिए यूलिप प्लान जो है वो बेहतर साबित हो सकते हैं। लेकिन मनोज जी, क्या टर्म प्लान और इन्वेस्टमेंट प्लान को अलग रखना ज़्यादा समझदारी रहती है? देखिए, अगर देखा जाए तो आइडियल कंडीशन में अगर हम और आप अपने पोर्टफोलियो को खुद समझते हैं और अच्छे से निभा सकते हैं तो मुझे ये कहने में कतई कोई गुरेज नहीं है कि एक बड़ा सा टर्म प्लान अलग ले लीजिए और मे बी इन्वेस्टमेंट के लिए आप म्यूचुअल फंड का एक अलग कीजिए। लेकिन प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है मैडम। यूलिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक ही साथ आपको दोनों सुविधाएं दे देता है, मैनेज करना आसान होता है। और कंपटीशन आने के बाद अब तो कई यूलिप प्लान ऐसे हैं जिसमें कि अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया है तो इंश्योरेंस कंपनी आपका जो मोर्टेलिटी चार्जेज वगैरह जो डिडक्ट होती है वो भी आपको वापस कर दे रही है। ये कंपटीशन का फायदा है। तो कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन मैं जानता हूं एज ए 30 साल के कैरियर में कि हम लोग बातें और सोचते तो बहुत है, कर नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं यूलिप एक ऐसा बंडल्ड प्रोडक्ट है जिसमें कि एक ही एफर्ट में आपके दोनों काम हो जाते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि यूलिप प्लान ले लेना बेहतर रहेगा। अगर आप बहुत ही डिसिप्लिन, वेल क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं तो आप टर्म प्लस म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, 2-in-1 प्रोडक्ट का फ़ायदा चाहिए तो यूलिप आपके लिए सही है। लेकिन अगर आपके पास जागरूकता पूरी है, आप खुद एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, आप सबसे चीज़ों से मार्केट वगैरह से टोटल अपडेटेड रहते हैं, तो अगर आप अलग अलग प्लान्स लेंगे, यानी कि म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर रहे हैं, उसके अलावा आपने टर्म इंश्योरेंस अलग से लिया हुआ, तो वो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। खैर, जितने भी हमारे दर्शक इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं, आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप मनोज जी से अपने सवाल पूछना चाहते हैं या आपके मन में इंश्योरेंस से जुड़े हुए कुछ भी सवाल आ रहे हैं, तो आप बहुत सिंपल तरीके से जो है अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, व्हाट्सएप में अपने मैसेज बॉक्स में जाना है और इंश्योरेंस का शॉर्ट फॉर्म INSU ये आपको लिखना है और उसके बाद स्पेस देकर अपना सवाल जो है वो लिखना है। 9354027995 पर जो है आपको हमें अपना सवाल जो है वो व्हाट्सएप करना है। इसके अलावा यूट्यूब के ज़रिए भी आप अपने सवाल जो हैं हमें भेज सकते हैं। यूट्यूब में आपको हमारे शो के लिंक के नीचे जाना है, वहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपने सवाल टाइप करने हैं और वहाँ से भी हम आपके सवाल पिक करेंगे। इसके अलावा आप फेसबुक और एक्स के ज़रिए जो है अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अच्छा मनोज जी, यूलिप्स में फंड चेंजिंग की सुविधा क्या अब भी उपयोगी है? और आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो यूलिप्स को लेकर क्या रुझान दिखता है, कैसा आपको लग रहा है भविष्य रहेगा?
देखिए, जो फंड जो शिफ्ट वाली बात होती है, बहुत ही अच्छा फीचर होता है वो यूलिप पॉलिसी में। अब आप जब आप पॉलिसी लेती है तो आपसे पूछा जाता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप इक्विटी डोमिनेटेड फंड में जाना चाहती हैं या आप कंजर्वेटिव हैं तो आप डेट फंड में जाना चाहती हैं। ये दो जो होता है, मानिए एक्सट्रीम इंड के दो ऑप्शंस हैं। अब होता क्या है कि जब स्टॉक मार्केट में बुलिश ट्रेंड रहता है तो स्टॉक मार्केट में शेयर इक्विटी वाला जो फंड होता है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो अगर आपका एक्सपर्टीज है और आपका ये मानना है कि आप आने वाला समय 1-2 साल बुलिश ट्रेंड वाला होगा, स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ेगा, उस स्थिति में अगर आपका फंड डेट वाला है, बॉन्ड वाला है, उसमें से पैसा को शिफ्ट करके आप इक्विटी में चले जाइए। ठीक इसके उल्टा, अगर आप इक्विटी में हैं और आपको लगता है कि आने वाला समय इक्विटी के लिए अच्छा नहीं है, तो आप वहां से निकल करके बॉन्ड में आ जाइए। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है और अगर इसको समझ के और सही समय पे एग्जीक्यूट किया जाए तो जो फ्लक्चुएशन जो होना है उसका सबसे कम इफेक्ट आपके ऊपर आएगा और आपका जो रिटर्न होगा वो दूसरों से जो जिन्होंने स्विचिंग नहीं किया है उनसे बेहतर होगा। बहुत अच्छा फैसिलिटी है, इसको यूज में करना चाहिए, लेकिन टाइमिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट मूवमेंट यहाँ क्रूशियल होगा। ठीक है, तो फैसिलिटी अच्छी है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मनोज जी ने बताया टाइमिंग का आपको ख्याल रखना होगा क्योंकि मार्केट में मूवमेंट का क्या है वो अभी फ़िलहाल पता नहीं लग पा रहा है। और आजकल वैसे भी जैसे अमेरिका के और ट्रंप के जैसे जैसे बयान आते रहते हैं उस पर काफ़ी हद तक जो है वो मार्केट का मूवमेंट निर्भर करता है। तो ऐसे में आप जब भी कुछ चेंजेस करने की सोच रहे हैं तो आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। खैर मनोज जी, 1-2 साल तक तो बहुत उम्मीद स्टॉक मार्केट से या कैपिटल मार्केट से यूलिप के पॉलिसी होल्डर को नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर वही कहता हूं, आपका होरिजन 10, 15, 20 साल का अगर है तो डरने की भी कोई बात नहीं है। ठीक है, और वैसे भी कहा जाता है कि जितने लंबे समय तक आप मार्केट में टिके रहेंगे वहाँ पर आपको रिटर्न उतने ही अच्छे मिलेंगे। मार्केट जो है ना अपने साथ वफादारी करने वालों को बहुत अच्छा इनाम भी देती है। खैर इस बीच में हमारे पास कुछ और सवाल भी आ गए हैं हमारे दर्शकों के, तो कुछ सवालों को मनोज जी शामिल कर लेते हैं। उन्नाव से विनीत अग्रवाल का सवाल है, ये कह रहे हैं क्या यूलिप्स जो है वो टैक्स सेविंग के लिए अभी भी अच्छा एक ऑप्शन है? देखिए, टैक्स सेविंग में थोड़ा सा चेंज पिछले 3 साल पहले या 2 साल पहले के बजट में आया, लेकिन वो अंतर तभी पड़ रहा है जब आप सालाना 2.5 लाख से ऊपर का प्रीमियम दे रहे हैं। तो सेक्शन 80C है उसमें यूलिप के बारे में ये कि 2 कंडीशन आपको फुलफिल करने हैं। पहला तो ये कि आपका जो रिस्क कवरेज है, हर पॉलिसी में रिस्क कवरेज होता है, वो आपके एनुअल प्रीमियम से 10 गुना होना चाहिए। जैसे अगर आप 1 लाख प्रीमियम सालाना दे रहे हैं तो उस पॉलिसी में आपका जब रिस्क कवरेज 10 लाख होगा तभी वो टैक्स के लिए एलिजिबल होगा। तो एक तो ये कंडीशन है, और दूसरा कंडीशन ये जो कि 2-2.5 साल पहले सरकार ने लाया कि अगर आप यूलिप में 2.5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम दे रहे हैं तो केवल वो पॉलिसियां जो 2.5 लाख के अंदर हैं उसी पे टैक्स का एग्जेम्पशन मिलेगा। 2.5 लाख के ऊपर वाले को म्यूचुअल फंड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और वहां उसका जो टैक्स की जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो लगेगी। लेकिन अगर आपका पॉलिसी में रिस्क कवरेज 10 गुना है और आपका एनुअल प्रीमियम यूलिप में 2.5 लाख से कम है तो आप सेक्शन 80C में प्रीमियम देते वक्त भी आपको एग्जम्पशन मिलेगा और जो भी मैच्योरिटी मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा। ठीक है, ठीक है। और एक सवाल और ले लेते हैं, बुलंदशहर से आया हुआ है नेहा सिंह का। ये कह रहे हैं कि नॉन यूलिप में कौन कौन से विकल्प जो है वो सुरक्षित माने जाते हैं? मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया। नॉन यूलिप जो प्रोडक्ट है वो मोर और लेस एक बहुत ही स्टेबल प्रोडक्ट है जहां के बहुत सारे फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं। अब उसमें बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं। आपका छोटा बच्चा है उसके लिए आपके लिए पॉलिसी है, आपके बच्ची है तो नॉर्मली जिसको एसोसिएट करते हैं मैरिज एंडोमेंट प्लान होता है, रिटायरमेंट प्लान होता है, बहुत सारे वेराइटीज हैं। आप जब चूंकि चर्चा हमारा यूलिप नॉन यूलिप का है तो सिंपल आपको ये देखना है कि नॉन यूलिप का मतलब हो गया रिलेटिवली स्टेबल 6% के आसपास का एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ और पीस ऑफ माइंड। यूलिप में थोड़ा बहुत उठापटक ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अगर आप रोज एनएवी नहीं देख रहे हैं तो यहाँ भी पीस ऑफ माइंड है, लॉन्ग टर्म में यहाँ ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है। ठीक है। और सर आपने बोला कि अगर रोज एनएवी नहीं देख रहे हैं तो पीस ऑफ माइंड मिलेगा, तो एनएवी जो है वो दर्शकों को जरा बताइए कब कब जो है उन्हें चेक करनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो यूलिप पॉलिसी अगर आपने लंबे समय के लिया है तो आपको कभी नहीं, साल में एक बार चेक कीजिए।
जी। अभी जितने ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं मैडम पल्लवी जी, इसलिए आ रहे हैं कि पिछले 2-2.5 महीने से इन सारे दर्शकों का एनएवी जो होगा ना वो स्टेबल टाइप हो गया है, उनको बढ़ता दिख नहीं रहा है। लेकिन रोज रोज एनएवी बढ़ना भी नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो साल में एक बार देखिए, अपने एजेंट से बातचीत कीजिए और इन प्लेस ऑफ सरेंडरिंग द पॉलिसी हम पॉलिसी तोड़ के बाहर निकल जाए, बेहतर है कि आप अपने फंड स्विच का जो ऑप्शन है ना उसको रीअलाइन कीजिए। अगर आपका एक्सपेक्टेशन डिफरेंट नेचर का है तो वो ज्यादा जरूरी है। पॉलिसी तोड़ के बाहर निकल के दूसरी पॉलिसी ले लेना, ये मैं एज ए इंश्योरेंस एक्सपर्ट कभी किसी को एडवाइस नहीं दे सकता। ठीक है, तो जब आप एनएवी देख रहे हैं तो उसे साल में एक बार जो है वो आपको देखना चाहिए, रोज़ रोज़ उसे चेक मत करिए। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, लंबे समय के लिए आप निवेश कर रहे हैं तो उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट होती है। जब आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती है। दोनों को मिक्स मत करिए, ये हम तमाम दर्शकों को सलाह देना चाहेंगे। एक सवाल और ले लेते हैं, भोपाल से कविता शर्मा का ये सवाल है, ये कह रही है कि यूलिप को बीच में छोड़ने पर क्या लॉन्ग टर्म नुकसान होता है? नहीं, छोड़ने का मतलब ये हो, हाँ, इसमें आप प्रीमियम बंद करके आप बहुत दिन तक नहीं रह सकते, फिर इंश्योरेंस कंपनी खुद ही आपका पॉलिसी सरेंडर करके आपको पैसा वापस दे देगा। पॉलिसी जब आपने लिया है तो उसको चलाने की पूरी कोशिश कीजिए, और अगर 5 साल से ऊपर का है, अगर आपको मानिए आर्थिक तंगी है या आप इसको नहीं चलाना चाहती किसी भी और कारण से, तो फिर पॉलिसी को आप तोड़ के अपना पूरा का पूरा पैसा वापस ले लीजिए। 5 साल के बाद जब आप यूलिप पॉलिसी तोड़ती हैं या सरेंडर करती हैं तो आपको 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होता है। जो पैसा आपके अकाउंट में है पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाता है। तो बंद करके छोड़ना कोई मतलब नहीं है, चलाते रहिए, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी खुद ही आपका पैसा आपको वापस कर देगी। ठीक है, एक लिमिट समय के बाद, ऑफ कोर्स तुरंत नहीं करती है वो। ठीक है, ठीक है। और मनोज जी, आखिर में मैं आपसे 1-2 चीज़ें समझना चाहूँगी। हमारे जितने भी दर्शक जो है आज हमारा शो देख रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि यूलिप में अगर वो निवेश करना चाहते हैं तो किस तरह के लोगों के लिए जो है वो यूलिप सही रहते हैं, किस तरह के निवेशकों के लिए? देखिए, हैविंग सीन द मार्केट इन द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जो मैंने पहले कहा कि अगर आप यंग आदमी हैं, 30, 35, 40 तक भी हैं, मैं यंग इसलिए कहता हूं कि जो यंग आदमी है उसके पास में भी 15 साल 20 साल का समय है, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं 60 का एक रिटायरमेंट एज दिमाग में हमेशा हम लोग के रहता है। बिल्कुल। तो कैपिटल मार्केट में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, तो उस अप्स एंड डाउन को सहने की कैपेसिटी एक यंग आदमी को ज्यादा है कंपेयर टू समवन हु इज एट एज ऑफ 55 और 50। उनके लिए थोड़ा भी पैसा डूब जाएगा तो उनके लिए एक बड़ी चोट होगी, क्योंकि रिकवर करने के पास उनके पास समय नहीं है। तो मेरा ये बिल्कुल ही स्पष्ट मानना है कि यदि व्यक्ति यंग है तो उन्हें यूलिप पॉलिसी लेनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। आप इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि आप डेट में करना चाहते हैं, यंग आदमी के लिए तो इक्विटी में ही करना चाहिए फिर, क्योंकि वही बात, क्योंकि आपके पास समय है। अगर कोई डिप भी आता है तो उसको रिकवर करने के लिए आपके पास समय है, वो नलिफाई हो जाएगा। तो मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है कि यंग आदमी को तो यूलिप पॉलिसी में और वो भी इक्विटी वाले कंपोनेंट में पॉलिसी लेनी चाहिए। ठीक है। और मनोज जी, अगर कोई निवेशक जो है अभी इंश्योरेंस प्लान चुनने की सोच रहा है तो यूलिप या फिर नॉन यूलिप अगर वो लेना चाह रहा है तो क्या सोचकर जो उसे निर्णय लेना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो इतना हमें जरूर देखना चाहिए कि हमारा जो कवरेज है, सम एश्योर्ड है, वो एडिक्वेट हो, ताकि इन केस ऑफ डेथ या डिसेबिलिटी फैमिली को एक सपोर्ट मिले। यूलिप प्लान में एक निगेटिव पार्ट ये है कि सम एश्योर्ड चुनने की जिम्मेवारी कस्टमर को खुद ही दी जाती है। तो रिटर्न के लालच में बहुत लोग क्या करते हैं कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड सम एश्योर्ड है वही लेते हैं, क्योंकि दिमाग में ये रहता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं। जब आप यूलिप पॉलिसी ले रहे हैं तो आपका जो रिस्क कवरेज है वो मैक्सिमम होना चाहिए, रिटर्न आपके लिए एक सेकेंडरी सप्लीमेंट्री ऑप्शन होना चाहिए। तो यूलिप लेते वक्त रिस्क कवरेज आप जरूर लें, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाए। ठीक है, तो यूलिप लेते हुए रिस्क कवरेज जो है आपको ज़रूर जो है वो लेना चाहिए, ऐसा मनोज जी का कहना है। खैर मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपने हमारे दर्शकों को यूलिप से जुड़ी हुई तमाम बारीकियां जो है वो बहुत अच्छे से समझा दी हैं, और हमें ये भी समझा दिया कि यूलिप जो है वो किस कैटेगरी के लोगों के लिए सही है, यानी कि यंग जनरेशन जो है, यानी कि 35-40 साल तक के जो लोग हैं उनके लिए तो ये एक सही ऑप्शन साबित हो सकता है। लेकिन जो रिटायरमेंट की तरफ से बढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा
से दूरी बना के रखेंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। थैंक यू पल्लवी जी। थैंक यू वेरी मच सर। तो आज के बीमा हो तो ऐसा में आपने जाना कि कैसे इंश्योरेंस कंपनियां यूलिप से दूरी बनाकर अब नॉन यूलिप प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता दे रही हैं। बदलते नियम, बाजार की सुस्ती और निवेशकों की सोच, तीनों ने मिलकर इस ट्रेंड को जन्म दिया है। लेकिन फाइनेंशियल फैसले सिर्फ ट्रेंड पर नहीं बल्कि आपकी ज़रूरतों पर आधारित होने चाहिए। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और बीमा से जुड़े सच और सलाह के साथ। तब तक याद रखिए, देखिए, आपको एक ऐसी अपने लिए बीमा पॉलिसी चुननी है जो आपके परिवार की उस वक्त मदद करे जब उनको वाकई ज़रूरत हो। तो जब भी अपने लिए इंश्योरेंस ले, अच्छे से सोच समझकर सलाह लेकर ही उसका चुनाव करें।